अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स जारी और सारी है और हमारी एप्लीकेशन का नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। सो स्टूडेंट्स, आज हम मजीद कुछ बेसिक टूल्स सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम के तमाम टूल्स हैं तो बहुत छोटे छोटे और इनका बहुत ही छोटा छोटा सा इस्तेमाल है, लेकिन हम छोटी छोटी ट्रिक्स से ग्राफिक्स के बड़े बड़े डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो बिना वक्त ज़ाया किए चले इस क्लास को भी शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला टूल है विद टूल। अच्छा, मैं यहाँ से इसको टूल की इस किट को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमें बार बार यहाँ पे आना ना पड़े। सो पहला हमारे पास टूल है विद टूल। ये क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट की जो विद है, आपका जो स्ट्रोक है उसकी विद है उसको कंट्रोल करता है और उसके अंदर चेंजेस लेकर आता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ और कोई भी एक रैंडम सी शेप बना लेता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे इसके बहुत सारे एंकर्स हैं हमारे पास। यहाँ से मैं विद टूल ले लेता हूँ, तो अगर आप नोट करें कि मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको हल्का सा ड्रैग करूँगा, सो ये देखें इसने इसको यहाँ से मोटा कर दिया, ठीक कर दिया है। अगेन हम एक और विड्थ की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको डाउन करूँ थोड़ा तो ये देखें इसको थिन करेगा। यहाँ पर भी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा थिन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आप देखें आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो बीच का जो पाथ के ऊपर एंकर है उस पर आपने लेफ्ट क्लिक किया और उसके बाद आप इसको ड्रैग करोगे तो ये उस कंडीशन को अप साइड लेकर जाएगा। आप नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसने क्या किया है कि यहाँ से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने थिन कर दिया था, इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया था, तो यहाँ से इसने उठाया और यहाँ तक लेकर गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, लेकिन ये इसका जो एरिया है इसने इस तरह से, और ये देखें कि ये जैसे जैसे आगे जाएगा इसने क्या किया है उसको उस स्टाइल में ढाल दिया। अच्छा, अब वो ये इससे आगे क्यों नहीं आ रहा? इससे आगे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पहले से ही एक पाथ हमारे पास है जिसको हम लेकर गए थे यहाँ से। ये देखिए मैं इसको वापस लेकर आ रहा हूँ तो इसने अपनी कंडीशन वैसे की वैसे कर दी है जैसे पहले थी, ठीक है। तो जब दो पाथ स्ट्रोक के ऊपर, जब दो पाथ आपस में आमने सामने टकराएंगे तो फिर ये वहाँ पर काम करना छोड़ देगा। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं क्या अब ये आगे जाएगा हमारा। ये देखें, सो अब ये पाथ हमारा जा रहा है और कहाँ रुक रहा है ये देखें, जहाँ पर मेरा दूसरा पाथ जहाँ पे मैंने इसको ले जाके रोका था, अब ये दोनों पाथ आपस में टकरा रहे हैं। ये एंकर के पाथ कहलाते हैं, सो इसलिए ये इससे आगे नहीं जाएगा। सो फिलहाल हम इसको यहाँ रोक देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं इसके यहाँ जो फर्स्ट एंकर है इस पर क्लिक करता हूँ, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टी खुली हुई होनी चाहिए। विंडोज़ में आ जाए और स्ट्रोक कंट्रोल F10 और ये प्रॉपर्टी आपके सामने है। सो मैं अब क्या करता हूँ, अगर इसको यहाँ से फ्लैट कर दूंगा तो देखें इसने इसका जो कॉर्नर है उसको फ्लैट कर दिया, इसका जो कैप है इसको फ्लैट किया। साथ ही साथ इसको मैं राउंड कर सकता हूँ यहाँ पर और इस तरह से इसको एक शेप देख सकता हूँ। फिर हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल इतना काफ़ी है इसकी बेसिक इस्तेमाल को समझने के लिए। अगर मैं कोई और शेप भी ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और ये सर्कल ले लिया और उसकी जो स्ट्रोक की विड्थ है थोड़ी सी हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, बस काफ़ी है। यहाँ से मैं विद टूल लेता हूँ, विद टूल लेने के बाद इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अब मैं इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ, तो आप गौर करें कि इसकी विड्थ बढ़ गई है, सही। सो एडजस्टमेंट के लिए हम अपनी विड्थ की एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। और किसकी, कौन सी विड्थ? स्ट्रोक की विड्थ। स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करते हैं हम इससे। अपनी शेप की जो मुकम्मल विड्थ है हम उसको इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टूल है वो कहलाता है रैप टूल। रैप टूल क्या करता है, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल लगभग एक जैसा ही है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसको सीखेंगे। यहाँ पर हम आते हैं और रैप टूल देखें कि आपके ऑब्जेक्ट को इनसाइड और आउटसाइड की तरफ लेकर जाएगा। मतलब ये क्या करता है, आपकी जो शेप है उसके अंदर लिक्विफाई लेकर आता है। अच्छा, इसमें जब आप ये टूल सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर या फिर अगर मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिटर्न प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसके ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसकी इंटेंसिटी और साथ ही साथ इसका एंगल है, हाइट है, विड्थ है, और यहाँ से ये इसके रैप के जो ऑप्शन है, इसकी डिटेल, सिंप्लीफाई। अब ये सारी चीज़ें आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी थोड़ी वैल्यू इसकी कम या ज़्यादा करके, और उसके बाद फिर यहाँ से ओके करके फिर आप चेक करेंगे कि इफेक्ट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो मैं यहाँ से इसको भी अब डिलीट करता हूँ।
उसके बाद हमारे पास अगला जो टूल है वो है ट्विल टूल। तो ट्विल टूल क्या करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ से एक स्टार ले लेते हैं हम, और मेरे ख्याल में काफ़ी है, और यहाँ से मैं इस टूल को, ट्विल टूल को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके किसी भी एंकर पॉइंट पे लाकर लेफ्ट क्लिक दबा के रखूँगा। तो ये देखें इसके अंदर ट्विलिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ट्विल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ से आ जाता हूँ और इस ट्विल को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये देखें, अगर मेरे पास कोई सिंगल पाथ भी होगा, इसको हम यहाँ ले आते हैं और पेंसिल टूल की मदद से एक नॉर्मल पाथ बना देते हैं, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि हमें पता चले कि कलर भी चेंज हो रहा है। और ये देखें, ठीक है। और डेफिनेटली जब ये टूल सिलेक्टेड होगा और आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसमें डिटेल, वही सिंप्लीफाई, इसकी ट्विल का रेट मतलब 40 है या उससे ज़्यादा या उससे कम, इंटेंसिटी उसकी कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, एंगल चेंज करना है। तो यहाँ पे आप चेंजिंग करें, चेंजिंग करने के बाद फिर ख़ुद इसको एक्सप्लोर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। चलिए ट्विल को समझने के लिए हम एक डिज़ाइन भी बना लेते हैं। मैं कंट्रोल A प्रेस करने के बाद इसको डिलीट करता हूँ और एक शेप ले लेते हैं। यहाँ से पॉलीगॉन ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया और 3 लाइन का मैंने ले लिया। यहाँ से कलर्स को मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके बाद जो है हम इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से फिल, येलो फिल कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं और आउटलाइन भी इसकी मैं फिल कर देता हूँ सेम कलर में, ठीक है। शेप मेरी सिलेक्टेड है तो यहाँ से मैं रिफ्लेक्ट पे आता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल एक कॉपी बना लेते हैं हम। हमारे पास कॉपी आ गई है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा ऐसे। अब मैं यहाँ से अपने स्केल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और हल्का सा इसको थोड़ा सा इस तरह से ये शेप देने के बाद और यहाँ से इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। सो इन दोनों शेप को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल G की मदद से ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रोटेट टूल ले लेते हैं हम। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको 30 का एंगल देकर एक कॉपी बना देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया सो काइंडली हमारी पिछली क्लासेस को अटेंड कर लें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करता हूँ और एक शेप का गैप करके बाकी हर शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक शेप में छोड़ रहा हूँ और दूसरी शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आते हैं हम इसका कलर चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से और आउटलाइन भी मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। सो अब हमारे पास कुछ इस तरह से एक डिज़ाइन बन गया है। और फिर मैं अपने इस तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा ट्विल और यहाँ पे आके ये देखें किस तरीके से इसने हमारे पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको आपस में ट्विल कर दिया है और एक ग्राफिकल लुक दे रहा है, ठीक है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए हम बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। अब हम अगले टूल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टूल है पकड़ टूल। तो उसके लिए भी हम एक अदद रेक्टेंगल ले लेते हैं। सो हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, फिल कलर्स को ख़त्म कर देते हैं और आउटलाइन हमारी ब्लैक काफ़ी है, सही। तो अब इसके लिए मैं पकड़ टूल का इस्तेमाल करूँगा। पकड़ टूल क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को इन साइड पे मूवमेंट देगा, आउटसाइड पे भी लेकर जाएगा, ऐसा नहीं है कि आउटसाइड पे नहीं लेके जाएगा, बट ये क्या करता है, ये इनर, इसको यूँ समझ ले कि श्रिंक करता है, आपके ऑब्जेक्ट को इंटरनली श्रिंक करता है, ठीक है। तो जब आप इमेजेस पे काम करेंगे PNG, JPG या फिर किसी वेक्टर इमेज के ऊपर, तो आपको फिर इसका इस्तेमाल मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो ब्लॉट टूल कहलाता है। ये इसके उलट काम करता है। ब्लॉट टूल इसके उलट काम करता है, ये श्रिंक नहीं करता बल्कि ये चीज़ों को फैलाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर, वेक्टर के अंदर हमें अलग अलग किस्म के इफेक्ट मिलेंगे जिसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम एक कोई भी छोटी सी शेप बना लेते हैं।
मैं एक काम करता हूँ कि ये एक मैंने छोटा सा ब्लॉक टाइप का बना लिया है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ब्लॉट टूल ले लेता हूँ और इसको Alt की के ज़रिए इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अब मैं ठीक है। सो ये एक ट्रॉली टाइप की मैंने इसको शेप देने की कोशिश की है। यहाँ से मैं एक क्लिप ले लेता हूँ और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे, और इसको मैं एक कॉपी बना देता हूँ मज़ीद जो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक शेप मीन्स दैट कि हम इन टूल की मदद से मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल इफेक्ट ला सकते हैं। हमारे जहन में ये होना चाहिए कि कौन सा टूल क्या काम करता है। जब हम ग्राफिक वेक्टर्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हमें फिर उन टूल्स की ज़रूरत होती है कि हमें उस वक्त जहन में ये आ रहा होता है कि हमने ये वाला काम करना है, तो इस काम के लिए कौन सा टूल सबसे बेहतर आएगा। सो दिस इज़ द पॉइंट कि हम अपने बेसिक इस्तेमालात के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जो टूल जो काम करता है वही काम सिखाने का मतलब ये है कि बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको खुद ब खुद जहन में आती रहेंगी। सो इसको भी हम अभी डिलीट करते हैं और अपने बोर्ड को एडजस्ट करते हैं। सो अगला हमारे पास ये जो स्केलअप टूल है और क्रिस्टलाइज टूल है और इसके बाद हमारे पास जो रिंकल टूल है, ये तीनों तकरीबन सेम टूल है। इन तीनों टूल्स में मैं आपको उसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ वाजे कि देखें इन तीनों में वाज़ेह फ़र्क क्या है। यहाँ पर भी बना हुआ है, मैं आपको भी करके भी दिखाऊंगा कि ये वाला जो टूल है ये क्या करता है कि ये जब ज़िगज़ैग क्रिएट करता है आपकी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन में, तो उस दौरान इसके जो बैरूनी हिस्सा है उसमें कॉर्नर्स होते हैं और जो अंदरूनी वेव्स है वो कर्व वाली होती है। जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में ये होता है कि इसकी इंटरनल जो कर्व्स हैं वो भी नोकीली होती हैं। इंटरनल जो वेव्स हैं वो कर्व नहीं होती, वो नोकीली होती हैं, कॉर्नर्स वाली होती हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट है रिंकल, ये क्या करता है कि इसके एक्सटर्नल वेव्स और इंटरनल वेव्स दोनों के अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो एंकर हैं, वो कर्व वाले होते हैं। अब हम बारी बारी इसको चेक भी कर लेते हैं। हम वही रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए, और यहाँ से मैं अपने इस टूल को ले लेता हूँ और इसके थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट भी करेंगे। इस जगह पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। क्रिस्टलाइजेशन है वो मैं इसको इस कोने के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास जो रिंकल है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप गौर करें तो हम यहाँ आ जाते हैं, इस वाले हिस्से पे, इस वाले कॉर्नर पे हमने अपने स्केलअप टूल को इस्तेमाल किया था। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर इसके जो आउटर वेव्स हैं उसमें कॉर्नर्स हैं और इनर वेव्स के अंदर आपको कर्व नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन के अंदर इसकी इनर आउटर दोनों वेव्स के अंदर आपको नोक नज़र आ रही होगी, कॉर्नर्स नज़र आ रहे होंगे। और जबकि हमारी जो ये रिंकल है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों नशेब व फराज दोनों के अंदर कर्व आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। सो इसके लिए हम एक फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर बना के हम देख लेते हैं कि उसके अंदर हम क्या तब्दीली कर सकते हैं। सो हम जल्दी से एक फ्लावर बनाते हैं, रैंडमली काम करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। और ये काम कर लिया, मैं काम करता हूँ इसका आउटलाइन कलर ख़त्म कर देता हूँ और फिल कलर इसका हम कर देते हैं पिंक, ठीक है। और इसकी एक और कॉपी बना के सेम बिल्कुल उसके सेंटर में ऐसे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा आपस में मिला देते हैं। दोनों को सेलेक्ट करते हैं दोबारा और इनकी भी एक कॉपी करके ऐसे यहाँ में हम कर देते हैं, लगभग सेम है। अब इन चारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं, यहाँ से इसको एक कॉपी करके इसको मैं बीच में ले आता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसका कलर हम फिल कलर चेंज कर देते हैं कुछ लगभग इस टाइप का,
हाँ ये काफ़ी है। अच्छा, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में आपको लेयर्स के बारे में बताया हुआ है, तो लेयर की मदद से हम इसको फ्रंट पे ले आएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा हमने एक ड्राइंग करके अपने इन तीनों टूल्स को समझने की कोशिश की है। सो अब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और आपको हम दिखाते हैं कुछ इससे कि ये देखें, बल्कि तीनों टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि काम हो क्या रहा है। ठीक, तो अगर मैं अब इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये जो मैंने अपने स्केलअप टूल्स के जरिए यहाँ पर कुछ चेंजेस की थी, अब ये इस तरह के फ्लावर के अंदर इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, इस पार्ट के ऊपर हमने स्केलअप टूल का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने क्रिस्टल टूल को इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने रिंकल टूल को इस्तेमाल किया। तो तीनों के इस्तेमाल आपको नजर आ रहे होंगे। जिगजैग क्रिएट कर रहा है आउटलाइन के अंदर या इनर शेप के अंदर, और वो उसकी जो तरतीब है वो थोड़ी दोनों तीनों की एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके अलावा जिस टूल को आप जब सेलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो उसकी तमाम तर प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाती है। आपने यहाँ पर इन वैल्यूज को चेंज करना है, चेंज करने के बाद इन टूल्स को दोबारा इस्तेमाल करना है और ये देखना है कि इन तब्दीलियों की वजह से जो टूल्स के अंदर इफेक्ट की रिक्रिएशन हो रही है वो कैसी है। इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके दिमाग के अंदर पॉपअप उठेंगे डिजाइनिंग के इंशाल्लाह, और आप इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर किस्म की चीज़ों को क्रिएट कर सकेंगे, इलिस्ट्रेट कर सकेंगे। उम्मीद है कि तमाम की तमाम टूल्स आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो आप हमें बिला झिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।